ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट के साथ मैं हूं कासिम बुखारी। नाज़रीन, हज़रत गालिब ने खूब कहा था, तंगदस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सेहत भी इंतहाई ज़रूरी है और ख़ुसूसन वर्क प्लेस पर। आज की हमारी मेहमान शख्सियत भी इसी मौजू से मुतल्लिक है और हम उनसे पूछेंगे कि वर्क प्लेस पर स्ट्रेस क्यों होता है और ये अवामिल किस वजह से हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अहमद बिलाल साहब। डॉक्टर साहब, रेडियो पाकिस्तान को टाइम देने का शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मुझे पहले बताइएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो आप हैं, ये होता क्या है और करता क्या है? तो जो एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता है और वहाँ पे जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मेंटल हेल्थ को सामने रखते हुए कुछ डिसीजंस लेता है। सही। फॉर एग्जांपल, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग्स करवाई जाएं, ताकि अगर कोई भी एम्प्लॉय वहाँ पे स्ट्रेस से गुजर रहा है तो उसके स्ट्रेस को टैकल करने के लिए उसे टेक्निक्स बताई जाएं। सही। क्योंकि हमारे इदारों में जितने भी पब्लिक, प्राइवेट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मौजूद है। मुझे ऑलमोस्ट कोई 12-13 साल हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए। आपकी इतनी उम्र तो नहीं है? मेरी उम्र है, मैं वो शायद लगता नहीं हूँ, शायद क्योंकि मैंने PhD भी स्ट्रेस के अंदर ही की हुई है। अच्छा, और सही। तो शायद मैंने वो टेक्निक्स खुद भी अप्लाई की होंगी कि मैं स्ट्रेस को कैसे मैनेज करूं डे टू डे बेसिस के ऊपर। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा है। ये आम इंसानों को नज़र नहीं आता। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा मैंने स्ट्रेस देखा है। क्योंकि अगर आपने किसी बैंकर से मिलें और आप उससे बात करें तो वो आपको बताएगा कि उनकी फॉर्मल ड्यूटी शाम को 5 बजे ख़त्म होती है, लेकिन उनकी इनफॉर्मल ड्यूटी उसके बाद स्टार्ट होती है। तो वो 8 बजे तक, 9 बजे तक, नॉट इवन इन ब्रांचेस, बल्कि वो अपने हेड ऑफिसेज में भी लोग वहाँ बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो अगर कोई एक बैंकर सुबह 8 बजे अपने ऑफिस जाता है या 9 बजे जाता है और वो रात को 8 बजे वहाँ से निकलता है, तो मुझे ये बताएं कि उसका वर्क लाइफ बैलेंस कैसे क्रिएट होगा, या वो अपनी फैमिली को टाइम कैसे देगा। अच्छा अहमद, आपने मुझे बताया कि मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। आवाम की आगाही के लिए आम फहम ज़ुबान में बताइएगा कि मेंटल हेल्थ होती क्या है? देखें, मेंटल हेल्थ बेसिकली ये है कि हम क्या फील करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं और हमारा एटीट्यूड क्या है। अगर हम WHO के मुताबिक इस डेफिनेशन के ऊपर जाएं कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली में है क्या, तो मैं वो कहूँगा कि WHO ये कहता है कि मेंटल हेल्थ में इंसान के जो डेली बेसिस के ऊपर स्ट्रेसेस आते हैं वो उनको कोप कैसे करता है। सही। हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, अपने पोटेंशियल को रिकग्नाइज कैसे करते हैं और उसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ते हैं, ये एक मेंटल हेल्थ कहलाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, या ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट जो एक कल्चर क्रिएट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट ही सजेस्ट करता है? जो कल्चर है वो तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट वहाँ पे है मौजूद है, वो कल्चर डिटरमिन करती है। सही। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो इसे पिन पॉइंट करके सजेशंस की फॉर्म में या प्रपोजल की फॉर्म में मैनेजमेंट के सामने पुट फॉरवर्ड कर सकता है कि आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अगर नेगेटिव हो जाए तो उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेगेटिविटी जनरेट होती है। अच्छा। और उस नेगेटिविटी की वजह से जितने आफ्टर इफेक्ट्स जनरेट होंगे या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट होंगे वो तमाम एम्प्लॉयज़ की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स में रिफ्लेक्ट करेंगे। अच्छा, पर्सनल लाइफ में भी? पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ होती है जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि हम अपना गुस्सा एक वीकर इंसान पे हमेशा निकालेंगे, हम अपने से स्ट्रॉन्गर पे नहीं निकालते। अच्छा। तो अगर मेरा आर्ग्यूमेंट अपने बॉस के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में या अपने ऑफिस में होता है तो मैं ऑब्वियसली उसके ऊपर तो गुस्सा नहीं निकाल सकता। अब वो स्ट्रेस या वो अग्रेशन जब मैं लेके घर पहुंचूंगा तो मेरे सामने जो वीकर स्टिमुलस मौजूद है, या वो मेरी वाइफ है और या वो मेरे बच्चे हैं और या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी जो नॉन लिविंग थिंग है, मैं उठा के उसे फेंक सकता हूँ, या मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स डीलिंग विद माय ओन सेल्फ
वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन से वो स्ट्रेस या अग्रेशन लेकर घर पहुंचा, और यहाँ पे चूंकि मैं भरा हुआ हूँ तो अब मैं बर्स्ट आउट करूंगा और वो अग्रेशन किसी भी इंसान के ऊपर निकल सकता है। तो साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म एक यूज होता है जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह क्रिएट करे बंदा फिर? देखें, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए और वो आगे हमें ट्रांसलेट करवानी चाहिए एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी में। सही। क्योंकि जब भी हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई हैं, या जो वर्कलोड एक्सेसिव वर्कलोड है, या जो एटीट्यूड ऑफ सुपरवाइजर्स है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है लोगों की ज़िंदगियों में स्ट्रेस क्रिएट करने में। अच्छा। मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एज ए कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम किया है, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि या वहाँ पे एक्सेसिव वर्कलोड मौजूद है, या अनरियलिस्टिक डेडलाइंस होती हैं एम्प्लॉयज़ से, सही, या वहाँ पे जो सुपरवाइजर्स हैं वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर बहुत ही गलत तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करता है, या उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करता, या उनको रिलैक्स नहीं होने का मौका देता। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। सही। अब देखें कि हमने अभी वर्किंग आवर्स की बात की, वर्किंग आवर्स के बाद हमने अनरियलिस्टिक डेडलाइंस और एक्सेसिव वर्कलोड की बात की। अब आप ये देखिए कि अगर ये तीन चीज़ें ही सिर्फ हम सामने रख लें और साथ में एक सुपरवाइजर्स का रोल भी हम साथ में मिला लें, इन चार चीज़ों को अगर हम सामने रख लें तो नतीजा क्या निकलेगा? अब यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस हो ही नहीं सकता। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान का जो अपनी रिलैक्सेशन है या जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसमें ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप ये देखें कि जो 24 घंटे हैं एक दिन में, उसमें से इंसान मोस्टली टाइम अपनी वर्क प्लेस के ऊपर गुजारता है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर वो वहाँ पे 10 घंटे या 12 घंटे, वैसे तो लेबर लॉज के मुताबिक 9 घंटे है इंसान को नेसेसरी है कि उसने वहाँ पे काम करना है, लेकिन चूंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे कोई इदारा इस तरफ तवज्जो नहीं देता, तो हर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे उनसे ओवरवर्क भी करवाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी लगवाते हैं। तो आप ये देखें कि ये जो 4 पॉइंट्स अभी मैंने बताए हैं, इसकी बेसिस के ऊपर ये कैसे मुमकिन है कि जिस इंसान ने मैक्सिमम टाइम अपनी वर्क प्लेस पे गुजारा हो, वो घर जाके कैसे अपने आप को जो लाइफ है उसके अंदर कोई रिलैक्स कर सकता है या कंट्रीब्यूट कर सकता है टुवर्ड्स फैमिली या सोशलाइजेशन। सही। तो जो आपका क्वेश्चन है कि वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए, मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो ये जितने भी हमारे इन ऑर्गेनाइजेशंस की मैनेजमेंट है ये उनके ऊपर आती है। कहीं ना कहीं उनको इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये पॉलिसीज हमेशा या एसओपीज हमेशा टॉप टू बॉटम राउट करते हैं। आप देखें कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की अगर आप एग्जांपल ले लें, वहाँ पे अब वो 5 डेज वर्क, एक वीक में 5 डे वर्किंग वीक उन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, सही। कि इससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, और जब शाम को वो 4 बजे या 5 बजे ऑफ करके अपने घर चले जाते हैं, सो दे आर नॉट बाउंड टू रिस्पॉन्ड टू द ईमेल्स। सही। आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने ये देखा है कि जो एसएमईज हैं, जिसे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाता है, वहाँ पे एम्प्लॉयज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर हम रात को 9 बजे भी कॉल करेंगे तो आपने कॉल को रिस्पॉन्ड करना है। सही, बिल्कुल। समझने वाली बात यह है, देखें जब स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रेस से हार्मोन्स कौन से जनरेट होते हैं? स्ट्रेस से हार्मोन्स जनरेट होते हैं कॉर्टिसोल, स्ट्रेस से हार्मोन जनरेट होगा एड्रेनालिन, और तीसरा हार्मोन जो जनरेट होता है उसका नाम है नॉरएड्रेनालिन। सही। अब आप ये देखें कि अगर मेरी जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, और मैं यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म से ये भी बताना चाहूँगा कि मोस्टली जो हमारी 70% से ज़्यादा फिजियोलॉजिकल बीमारियाँ हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का इशू है, या ब्लड प्रेशर का इशू है, या डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, 70% से ज़्यादा इसमें जो फैक्टर रोल प्ले करता है वो स्ट्रेस है। अच्छा, सही। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जनरेट होता है। सही। वो जाके हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिसमें आप ये देखें कि जब स्ट्रेस बढ़ेगा,
कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। सही। कॉर्टिसोल के बढ़ने से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इन रिटर्न जो इंसुलिन है वो रिस्पॉन्ड करना या तो छोड़ देती है या जो हमारी ब्लड स्ट्रीम की वॉल्स हैं वो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाती हैं कि इंसुलिन को उसके अंदर जाने ही नहीं दिया। सही। तो आप ये देखें कि अब कोई इंसान ये कहे कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी भी मैं मीठा नहीं खाता या मैं मीठा बहुत ही कम मिकदार में खाता हूँ, मुझे डायबिटीज़ कैसे हो गई? तो वो उसके पीछे वजह से भी है, उसके पीछे स्ट्रेस का था। अच्छा, सही सही सही। सो इसलिए ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस हमारी बॉडी को एक ऐसे साइलेंट वे में किल कर रहा है जिसका हमें अंदाज़ा 40-45 की एज के बाद जाके होता है। हमें उससे पहले अंदाजा नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इंसान ये समझता है कि जब वो यंग है तो वो बहुत उसके अंदर एनर्जी मौजूद है, वो चीज़ों को टैकल कर लेगा। सही। लेकिन वो प्रेशर जब बढ़ता चला जाता है तो एक टाइम आता है कि हमें ब्लड प्रेशर की जब बीमारी हो जाती है तब हमें डॉक्टर ये कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम लिया करें। सही। जब हम 50 की एज में या 48 की एज में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें अपना पूरा चेकअप करवाते हैं तो वो कहता है कि आप प्री डायबिटिक हो गए हैं। अच्छा, सही। तो आप ये देखें कि ये वाली सारी चीज़ें अगर कोई भी इंसान 20 की एज में या 25 की एज में लर्न करना शुरू करे और वैसे ही टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू करे तो इसका मतलब है कि हम डैमेज से बच सकते हैं। सही। हम यहाँ पे करते ये हैं, हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं कि एक डिज़ास्टर या एक बीमारी हो गई, अब हमने उससे डिले करने के लिए या उससे अफेक्ट ना होने के लिए हमने क्या क्या तदाबीर इख्तियार करनी है। सही। जबकि होना ये चाहिए कि हमने अपनी हेल्थ को उस तरफ हम जाने ही क्यों दें। सही, बिल्कुल। ठीक है कि हम नेचुरली ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर ह्यूमन बीइंग ने डिके के प्रोसेस की तरफ भी जाना है, लेकिन जितनी भी जिंदगी है हम उसे क्वालिटेटिव वे में इंक्रीज क्यों नहीं कर सकते? सही। हम उसकी क्वालिटी के ऊपर काम क्यों नहीं कर सकते? ज़रूरी है कि मैं 50 या 55 साल का हूँ तो मुझे ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की या डिफरेंट फिजियोलॉजिकल बीमारियाँ ही लग जाएं? सही। तो आप ये देखें कि अगर मुझे ये बीमारियाँ भी लगेंगी तो उन बीमारियों के बाद मेरा मूड कैसा होगा? क्या मुझे इरिटेशन नहीं होगी? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि स्ट्रेस एक लीडिंग फैक्टर है जो वर्क लाइफ बैलेंस को डिस्टर्ब भी कर रहा है। हम आम फहम ज़ुबान में कहते हैं कि हमारे वर्क प्लेस पे ये बंदा प्रेशर का शिकार है, इसे स्ट्रेस है या एंजाइटी का शिकार है। क्या ये इस्लाहात जो हम यूज़ कर रहे हैं सेम है कि ये डिफरेंट है? हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, जो डेली बेसिस के ऊपर अगर आप टेक्निक्स या इंटरवेंशंस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इंटरवेंशंस मोर और लेस सेम होंगी जो ऑर्गेनाइजेशंस में भी अप्लाई करवाई जाती हैं या इंडिविजुअल्स की लाइफ में भी अप्लाई करवाई जाती हैं। मैं एज ए कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट भी काम करता हूँ। मेरा ऑफिस में लोग मुझसे इवन इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी आके मिलते हैं, क्योंकि जब हम ग्रुप लेवल के ऊपर ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं या वर्कशॉप्स कर रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं करते। और अगर वर्कशॉप के अंदर उनका बॉस भी बैठा हुआ है या सुपरवाइजर भी बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमें अलग से एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। अगर कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने मुझे या किसी भी साइकोलॉजिस्ट को एज ए रिटेनर रखा होता है अपने पास, तो वो वहाँ पे एम्प्लॉयज उनसे उनके ऑफिस में जाके 1-on-1 काउंसलिंग या थेरेपी के थ्रू उनसे वो सर्विस अवेल करते हैं। सही। और अगर कोई साइकोलॉजिस्ट का उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल रूम ना मौजूद हो तो फिर साइकोलॉजिस्ट के ऑफिस में जाके कोई भी एम्प्लॉय उनसे कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड कर सकता है या अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में बात कर सकता है। अच्छा, या जो भी चीज़ उसे बॉदर कर रही है उसके बारे में भी बात कर सकता है। तो जो आपका क्वेश्चन था ना कि जो डेली बेसिस के ऊपर एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए चीज़ें डिफरेंट होंगी या नहीं, तो मैं ये कहूँगा थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं लेकिन मोर और लेस चीज़ें सेम होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि एंजाइटी लीडिंग फैक्टर है स्ट्रेस की जानिब और डिप्रेशन की जानिब, इनमें डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे हम? सबसे पहले आप ये समझ लें कि किसी भी इंसान को जब कोई प्रेशर फील होगा तो वो फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। अच्छा। फ्रस्ट्रेशन से आगे दो ही तरीके हैं या दो रास्ते हैं, या आप ये समझ लें कि जब ये एक्सट्रीम लेवल पे फ्रस्ट्रेशन पहुंचेगी तो ये स्ट्रेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, सही। पहली बात तो ये अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि स्ट्रेस इज नॉट एवरी काइंड ऑफ स्ट्रेस इज बैड। अच्छा। कुछ हद तक स्ट्रेस हमें हमारे लिए पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है। अच्छा, वो कैसे? अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ
और दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है, मेरा ब्रेन अगर मुझे अलर्ट नहीं करता तो मैं जाके अटेंटिव होके, विजिलेंट होके ये जाके चेक करने की कोशिश नहीं करूँगा कि आखिर इतना ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा किसने नॉक किया। ठीक। तो अगर मेरा जो एक HPA एक साइकोलॉजी की टर्म है, उसके मुताबिक इंसान फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। अच्छा, सही। तो फाइट और फ्लाइट मोड में सबसे पहले इंसान अलर्ट होता है। उस अलर्टनेस के नतीजे में वो इंसान को प्रिपेयर करता है, क्योंकि जो एड्रेनलिन है अगर वो एक लेवल से स्टैंडर्ड लेवल से नीचे रहेगा तो वो हमें सिचुएशंस के लिए अलर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने बच्चे के साथ कहीं पे खेल रहे हैं और वहां पे कोई आउटसाइडर आके उसे हार्म करने की कोशिश करता है, अगर आप इतने रिलैक्स्ड होंगे या आपको एक सर्टेन लेवल का एड्रेनलिन जनरेट ही नहीं होगा, आप अपने बच्चे को जाके बचाएंगे कैसे? हाँ, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट ये है, पॉजिटिव एस्पेक्ट बिल्कुल रोल प्ले करता है। देखें, जितने भी इमोशंस हैं, वो एंगर का हो, फियर का हो, स्ट्रेस का हो, हैप्पीनेस का हो, जॉयनेस का हो, वो एक स्टैंडर्ड लेवल तक, एक सर्टेन लेवल तक ये सब हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, और इनको होना भी चाहिए। अब आपने तो और नहीं प्रोड्यूस होंगे तो इसका मतलब है कि डिजीज है, कोई डिजीज नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये जरूर कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हम सोशली डिविएट कर रहे हैं। अच्छा, या हम उस नॉर्मेलिटी के स्पेक्ट्रम पे फॉल नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको साइकोपैथिक पर्सनैलिटीज कहा जाता है, उनके अंदर कभी भी एम्पैथी का फैक्टर जनरेट ही नहीं होता। अच्छा, तो जिसके नतीजे में इसका मतलब है, और कुछ फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, डिप्रेशन के अंदर हमें हैप्पीनेस जनरेट नहीं होगी, हमें जॉयनेस जनरेट नहीं होगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि स्ट्रेस से आगे क्या चीज़ जनरेट होगी और इंसान कौन सी सिंबल्स फील करेगा कि मेरे में स्ट्रेस है या एंजाइटी है या डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ? तो स्ट्रेस से आगे कोई भी दो में से एक चीज़ प्रोड्यूस होगी। नंबर 1 या एंजाइटी प्रोड्यूस होगी, और नंबर 2 या डिप्रेशन जनरेट होगा, और नंबर 3 के ऊपर अगर इससे भी आगे बात जाती है तो अग्रेशन जनरेट हो सकता है। अच्छा, क्योंकि स्ट्रेस से, जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि 3 तरह के हार्मोन्स जनरेट होते हैं, एक कॉर्टिसोल, एक एड्रेनलिन और एक नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन को हम कहते हैं एग्रेशन हार्मोन। जो एड्रेनलिन है वो हमेशा एंजाइटी रिलेटेड हार्मोन है। सही। जो कॉर्टिसोल है वो हमेशा क्रॉनिक स्ट्रेस से रिलेटेड का हार्मोन है। तो अगर स्ट्रेस इंसान को एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन या अग्रेशन में से कोई भी एक चीज़ जनरेट हो सकती है। ठीक। अब इनके जो सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल अग्रेशन के तो सिम्टम आपको पता होगा कि उसके अंदर हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, हमारी पूरी बॉडी अलर्ट वाले फेज में आ जाती है, जहाँ पे हम अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले इंसान को मार भी सकते हैं। इन अ सेंस कि हम पंच कर दें या हम स्लैप कर दें या हम उसे किक कर दें। ठीक। जो एंजाइटी है उसमें इंसान के रिफ्लेक्सेस फास्ट अप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर इंसान की हार्ट बीट तेज हो जाएगी, और ये वही एंजाइटी है जिसके आगे चल के फिर पैनिक अटैक्स भी जनरेट होते हैं। एक कॉमन टर्म है जो आजकल मेरे पास जो इंडिविजुअल्स मुझसे कंसल्ट करते हैं, वो पैनिक अटैक्स के ऊपर बहुत सारी बात करते हैं कि उनको पैनिक अटैक्स अब जनरेट होते हैं। सही। तो पैनिक अटैक के अंदर हमारी हार्ट बीट तेज होती है, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, हमें ऐसे लगता है कि हमारा सांस बंद हो रहा है, हमें चॉकिंग होती है, हमें रोना आता है, हमें अपनी सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो ये एंजाइटी के आगे जो पैनिक अटैक है, ये उसके कुछ सिम्टम्स मौजूद हैं। उसके बाद जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन में हमेशा रिफ्लेक्सेस इंसान के स्लो डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर लेथार्जीनेस क्रिएट हो जाएगी, वो सोशल विड्रॉल की तरफ जा सकता है, उससे फोकस नहीं होता, या आप ये समझ लें कि जिन चीज़ों को वो एंजॉय करता था, अब वो उन चीज़ों को एंजॉय नहीं करता। सही। सो जो आम रूटीन में जो चीज़ें की जाती हैं, ये बिल्कुल हम उसके ऑपोजिट चले जाते हैं। कभी कभी डिप्रेशन में इंसोम्निया भी हो जाता है। अच्छा। और कभी कभी नींद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है बॉडी टाइप पे। सही। और जो दूसरा एक बड़ा एलिमेंट है जिसके अंदर ईटिंग पैटर्न से रिलेटेड, कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ईटिंग की तरफ चले जाते हैं, और कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा स्टारवेशन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जब डिस्कस भी हो रहा था, आप बड़ा फोकस करते हैं कि ईटिंग पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न और सोशलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, और
ये ऑर्गेनाइजेशन इस पे फोकस भी करती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस? देखिए, ये जो 3 फैक्टर्स आपने बात की है ना, ईटिंग, स्लीपिंग और सोशलाइजेशन, आप ये समझ लें इंसान की ये फाउंडेशन है। सही। क्योंकि स्लीप का डायरेक्ट ताल्लुक हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम के साथ है। ठीक। अगर आप स्लीप को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें या पढ़ें कभी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि स्लीप की वजह से हमारी बॉडी रीजुविनेट होती है और स्ट्रेस भी डाउनवर्ड्स की तरफ जाता है, और बहुत सारे हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स भी रीजुविनेट होके नेक्स्ट डे के लिए हमें प्रिपेयर करते हैं। ठीक। जहाँ तक ईटिंग का ताल्लुक है, आप ये देखें कि अगर हम जिस तरह का भी खाना खाएंगे, हमारे मूड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अच्छा, सही। और अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तब भी हमें एक डिफरेंट तरह की फीलिंग जनरेट होती है। जो सोशलाइजेशन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक पिछले दिनों रिसर्च की, उसके अंदर उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की जो 80 इयर्स के ऊपर बेस करती थी। अच्छा, सही। उसके अंदर उन्होंने एक अपना जिस चीज़ को वो डिस्कवर कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, वो पॉइंट था कि ये देखा जाए कि इंसान की हैप्पीनेस का ताल्लुक और इंसान की सेटिस्फैक्शन का ताल्लुक किस एक फैक्टर के साथ सबसे ज़्यादा है। अच्छा। तो पता ये चला कि जो इंसान के डीप कनेक्शंस और जो रिलेशनशिप्स हैं जो पर्पसफुल हों, वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इंसान की हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन में। अच्छा। और अच्छा, ये सिर्फ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो आपने 3 फैक्टर्स बताए, उसके आगे एक और फैक्टर आता है जिसको एक्सरसाइज भी कहा जाता है। अच्छा, एक्सरसाइज कह लें या आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कह लें। ये वो 4 फैक्टर्स हैं जो 2015 या 16 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक और रिसर्च अपनी कंक्लूड की थी, उसके अंदर उन्होंने ये 4 फैक्टर्स बताए थे। सही। क्योंकि ये वो 4 फैक्टर्स हैं जो इंसान को डेली बेसिस के ऊपर चलाते हैं। सही। असल में जो आपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूछा ना कि क्या ऑर्गेनाइजेशन वाले इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं या नहीं करते, ठीक। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करती, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर फोकस करती हैं, जिसमें मैं यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस के नाम नहीं लेता, लेकिन मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे ज़रूर कोट करना चाहूँगा। मेरी वहाँ पे एक मतलब असाइनमेंट थी, टेट्रा पैक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे जो पीएन है वो भी वही खाना खाएगा जो एक सीईओ उस इदारे का खाएगा। अच्छा, सही। तो आप ये देखें कि उन्होंने अपने हर एम्प्लॉय के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों पे फोकस नहीं करती। वो कहती हैं कि इस बंदे को जितना हम निचोड़ सकते हैं हमें निचोड़ना चाहिए, जितने पैसे या जितने कॉम्पनसेशन उसे की जाती है उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल से काम लेते हैं। सही। लेकिन मैंने बहुत सारे इदारों में ये भी देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन इनको प्रायोरिटी बनाते हैं। आप ये समझ लें कि 2% या 3% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पूरे पाकिस्तान में ऐसी हैं जो कि मेरा ख्याल है कि अब इसकी रेशो आगे बढ़ेगी। सही। कि जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को, बिल्कुल, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को वो अपने पैनल पे लेते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह की चीज़ों को समझाते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि वो स्ट्रेस से बाहर निकल सकें। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ को ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर उनका एम्प्लॉई, आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर स्ट्रेस मौजूद नहीं है तो एक इंसान स्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ में भी तो फील कर सकता है, किसी भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से, सही, या कोई फाइनेंशियल बर्डन की वजह से, तो वो भी तो उसके काम में रिफ्लेक्ट करेगा और उसका काम डिले होगा। तो इसलिए अब ऑर्गेनाइजेशंस में इस बात की अवेयरनेस आती जा रही है कि एक साइकोलॉजिस्ट को पैनल पे रखना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि मैंने अक्सर बेशतर आपके लेक्चर्स में भी सुना कि आप सजेस्ट करते हैं कि स्ट्रेस हो तो आप एक्सरसाइज करें या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप क्यों स्ट्रेस करते हैं और इससे इफ़ेक्ट क्या होता है? बिल्कुल, जो स्पोर्ट्स है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में। सही। और स्पोर्ट्स इंसान को वो खेलनी चाहिए जो फास्ट स्पोर्ट्स होती है। फॉर एग्जांपल बैडमिंटन ले लें, सही, टेबल टेनिस ले लें, पैडल ले लें, टेनिस ले लें, सही, इस तरह, या स्विमिंग। इवन पाकिस्तान में तो मतलब स्पोर्ट्स का थोड़ा सा रुझान कम है, वरना बाहर के मुल्कों में आइस हॉकी भी खेली जाती है, स्केटिंग भी खेली जाती है। ये वो स्पोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल स्विमिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो इंसान को सिर्फ इस चीज़ का प्रेशर होता है कि उसने कब पानी से अपना मुंह बाहर निकालना है और सांस लेना और वापस अंदर चला जाना है,
और ये सिर्फ नैनो सेकंड्स की गेम है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंसान किसी दूसरी चीज के बारे में एट द सेम टाइम कैसे सोचेगा? ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग कहते हैं कि उनसे कोई भी एक थॉट को छोड़ा नहीं जाता। मैं ये कहता हूं कि लोग वो थॉट छोड़ना नहीं चाहते। हाँ। कहीं ना कहीं इंसानों को इस बात की आदत पड़ चुकी है सेल्फ पिटीनेस में रहने की, स्ट्रेस फील करने की, अपने आप को सीरियस रखने की। जैसे जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, इवन ऑर्गेनाइजेशंस में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, वो लोग जैसे जैसे जिंदगी में एजिंग की तरफ जा रहे हैं, वो जिंदगी में सीरियस होते चले जा रहे हैं। वो ये समझते हैं कि सीरियसनेस का ताल्लुक हमारी मैच्योरिटी के साथ है, जो कि नहीं ऐसा है। नहीं है। सही। तो मैं इसलिए स्पोर्ट्स को बार बार रेकमेंड करता हूँ या एक्सरसाइज को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे ओवर थिंकिंग को, डिप्रेशन को, एंजाइटी जैसी साइकोलॉजिकल बीमारियों को दूर करने में। ठीक। क्योंकि ये वो तमाम बीमारियां हैं जो हमें घर से बाहर नहीं निकलने देती। बिल्कुल। क्योंकि इंसान की अगर सोच एक पॉइंट के ऊपर स्टक हो गई है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंसान के साथ बहुत बुरा कोई वाकया पेश आ जाता है, वो ट्रॉमेटाइज होता है, अब वो अपने ही ब्रेन के अंदर उसको या ठीक करने की कोशिश करेगा, सही, या उसके अंदर वो रोल प्ले करने की कोशिश करेगा अपनी ही थिंकिंग के अंदर जो उससे उस सिचुएशन में प्ले नहीं किया गया। सही। फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, मैं वहां पे उससे अपनी जस्टिफिकेशन नहीं दे सका किसी भी वजह से, सोचता रहूंगा, बाद में मैं उसे सोचता रहूंगा और अपने ही ब्रेन में उसी सिचुएशन को रीलिव करूंगा और वहां पे अपने बॉस को आंसर देने की कोशिश करूंगा। फिर मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन जनरेट होगा, मैं फिर उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा, और ये मल्टीपल टाइम्स चलता चला जाता है। इवन दो कि मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, बहुत सारे एम्प्लॉयज ने ये रिपोर्ट किया, एक 2 साल तक वो उस बात को नहीं भूल सकते। तो आप देखें कि ओवर थिंकिंग को दूर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमारा कंसंट्रेशन लेवल, हमारा फोकस हमारे असल काम से हटा देता है। बिल्कुल। और हमें इस बात का फिर एक टाइम आता है, मजा आना शुरू हो जाता है, इंसान प्लेजर के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है, जहां पे वो सेल्फ पिटीनेस को फील करता है। अच्छा। क्योंकि इंसान ये समझता है कि सेल्फ पिटीनेस की वजह से उसका ब्रेन उससे खुद को हमदर्दियां दे रहा है। सही। क्योंकि इंसान ये फील करेगा कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, और अगर उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उसे ये बावर करवा दें कि हाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम्हारी तो सिचुएशन बहुत खराब है, तो आप सोचें कि उसके ऊपर तो हमने स्टैंप लगा दी कि जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। ठीक है। सही। तो साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे रोल प्ले करता है, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहा जाता है। वो उसकी कॉग्निशंस को, जो कि आम जबान में जिसे थिंकिंग पैटर्न कहा जाता है, उसको वो चैलेंज करवाता है। ठीक। उसके साथ वो बैठ के काउंसलिंग वे में एक डायलॉग क्रिएट करता है कि उसकी थिंकिंग कैसे ठीक है और कैसे ठीक नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। इसीलिए स्पोर्ट्स एक वो हल है जो इंस्टेंट रोल प्ले करता है इंसान की जिंदगी में और इंसान को इन चीज़ों से बचाता है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि हम ऐसे अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं कि स्ट्रेस एनवायरनमेंट से हम ले ही ना, या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हमें इस रिगार्ड में हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, इस बात को आंसर करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। वो कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। अच्छा, सही। मैं ये कहूँगा कि अपने नाज़रीन से मैं ये पूछता हूँ कि अपने अपने ब्रेन में सोचें, अपने अपने दिमाग में सोचें कि आज तक सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बॉलिंग डिलीवरी किसने की हुई है। तो ऑब्वियसली वो नाम आता है शोएब अख्तर का। और अगर मैं ये पूछूं कि उसकी रफ्तार क्या थी, तो वो 161.3 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल ऐसे। अब इमेजिन करें, या हो सकता है किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, आप लोग मोटरवे के ऊपर खड़े हो और आपके सामने से 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी सामने से गुजर रही है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको एक आवाज आएगी, शू। हाँ, बिल्कुल। इससे ज्यादा कुछ मैं यही कहने लगा था कि शर होगा। तो अब आप ये देखें कि अगर एक 66 यार्ड्स की पिच है, उसके ऊपर एक मेरे जैसा या आप जैसा या कोई और ऐसा इंसान जिसने क्रिकेट कभी ना खेली हो, वैसे मुझे क्रिकेट का बहुत शौक रहा है, मैं 5-5 दिन का टेस्ट मैच भी खेलता रहा हूं। सही। तो जो ऐसा इंसान जिसे क्रिकेट की ABC का भी ना पता हो, मैं उसे 66 यार्ड्स की पिच पे बैट पकड़ा के खड़ा कर दूं, और ऑन एन एवरेज जो बॉलिंग की जाती है ना, फास्ट बॉल की डिलीवरी की रफ्तार, वो 145 से 143 150 के करीब करीब होती है। ऐसे।
और उससे मैं अगर वो वाली बॉल करवाऊं वो डर के पीछे हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो इतनी फास्ट होगी कि वो शायद नैनो सेकंड से भी कम का टाइम होगा कि बॉलर के हाथ से बॉल निकलेगी और बैट तक पहुंचेगी। सही। तो आप ये देखें कि वो कौन से प्लेयर्स होंगे, बाबर आजम या रिकी पॉन्टिंग या विराट कोहली या कोई और दुनिया के बड़े प्लेयर्स जिनमें एबी डिविलियर्स, आप ये देखें कि वो कौन से प्लेयर्स होंगे जो उस बॉल के सामने आंखें भी नहीं ब्लिंक करते और बॉल को फ्लिक करते हैं और वो बाउंड्री से बाहर चला जाता है। सही। उन्हें ये अंदाजा हो जाता है कि बॉलर ने किस एंगल से बॉल घुमाई, अब ये बॉल यहां पे आएगी, वहां पे वो बैट घुमा देते हैं। सही। और उनकी क्या टाइमिंग होती है। तो आप ये देखें कि वो जो एक जुमला है ना जिसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो एक्चुअली में साइंटिफिकली प्रूवन जुमला है। ठीक। क्योंकि हम जिस चीज की जितनी प्रैक्टिस करते हैं हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरल इंपल्सेस होती हैं, वो जनरेट होती हैं। सही। और वो अपना रास्ता बनाते हैं। अगर मैं एक और आसान एग्जांपल दूं कि इंसान जब पहली मर्तबा गाड़ी चलाता है तो उसे ये सोचना पड़ता है कि जब मेरे आगे कोई आएगा तो मैंने अपना राइट फुट उठा के ब्रेक वाले पैडल पे रखना है, मैं उसे कितना प्रेस करूंगा कि गाड़ी रुक जाएगी। बिल्कुल। और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर उसे सोचना नहीं पड़ता कि हॉर्न कहाँ से बजाना है, हाई जो इंडिकेटर है वो किस पैडल से देना है, और ब्रेक और रेस और क्लच के पैडल्स कहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक। हमारा ब्रेन रिफ्लेक्सेस डेवलप करता है जिसे सेकंड नेचर भी कहा जाता है, जिसे रिफ्लेक्स की या जिसे कॉग्निटिव पैटर्न डेवलप हो जाते हैं उससे, और उस सेकंड नेचर की वजह से इंसान को सोचना नहीं पड़ता, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। ठीक। तो इस बेसिस के ऊपर अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सामने रखें तो आप ये खुद फैसला कर लें कि स्ट्रेस को इंसान अपने आप को ये भी इसके ऊपर भी ट्रेन करवा सकता है या नहीं करवा सकता। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हम अगर फॉर एग्जांपल मॉक एक्सरसाइज कोई कर लें उसी एनवायरनमेंट में रह के, फॉर एग्जांपल एक सेल्स पर्सन है, वो सेल पर्सन अपनी एक मॉक सेल एक्टिविटी करेगा, तो जब एक्चुअली उसने टारगेट अचीव करना होगा तो वो उस वक्त उसे कम स्ट्रेस फील होगा। आप ऐसे कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसे आप बाद में रिलेट कर लीजिएगा उसके साथ, मैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से अब आप स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को सामने रख के हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सही। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान, देखिए ये चीज़ें डेवलप कैसे होती हैं, इंसान का लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। इंसान का लर्निंग प्रोसेस ये होता है कि इंसान अपने या आइडियल से सीखता है, या उसकी ज़िंदगी में कोई रोल मॉडल हो वो उससे सीखता है, या उसने कोई बुक पढ़ी वो बुक से पढ़ के सीखेगा, या उसके टीचर्स ने जो उसे बातें बताई वो उससे सीखेगा। तो जब किसी भी एक बच्चे का ब्रेन इम्प्रेशनेबल होता है, जहाँ पे उसे कोई भी बात बताई जा सकती है और फिर एक टाइम आता है कि उसके जहन की पुख्तगी हो जाती है, वो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देता है। सही। तो अगर मैंने बचपन में या मैंने अपनी टीन एज में अपने रोल मॉडल्स को, आइडियल्स को, टीचर्स को, दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बातों के ऊपर स्ट्रेस लेते हुए देखा है, मेरी साइकी वैसी डेवलप हो जाएगी। अच्छा, सही। तो इसका मतलब है कि मैं अब तैयार होता जा रहा हूं कि मैंने भी जिंदगी में हर छोटी बात के ऊपर स्ट्रेस लेना है, मैंने हर छोटी बात के ऊपर एंग्शियस फील करना है। और जैसे मैंने बताया कि हमारा ब्रेन उसे सबकॉन्शियस एक्सरसाइज बना देता है। सही। हमारा एक ब्रेन का पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड, वो उसे उस चीज की उससे वहां भी फीड हो जाता है। अब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो ऑटो पायलट के ऊपर चलती हैं। ठीक। तो अगर मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा या कोई ऐसी चीज हो जाएगी तो अब मेरा ब्रेन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स की तरफ जाएगा। सही। तो मेरी जिंदगी में अगर मेरी किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो मुझे उसके अंदर एंजाइटी होने के चांसेस ज्यादा हैं अगर मैंने अपने इर्द गिर्द रहने वालों को उसके साथ एंजाइटी में ही डील करते हुए देखा है। सही। यानी कि एनवायरनमेंट आपका काउंट कर रहा होता है स्ट्रेस को, या आप ज़्यादा ले रहे हैं या आप उसे कूप कर रहे हैं। बिल्कुल ज़्यादा काउंट करता है। इसमें जो मैं अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहा था उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। उस न्यूरोप्लास्टिसिटी के मुताबिक इंसान अपने ब्रेन को पहले ट्रेन करता है। सही। कि उसने किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है और उसे कैसे उससे रिस्पॉन्स देना है उसमें। सही। तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी था। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस की आजकल बहुत बात होती है। आपके एम्प्लॉयर को या आपका स्पाउस जो होता है, कहते हैं ज़िंदगी में बहुत इफ़ेक्ट करता है जी आपकी क्वालिटी हेल्थ लाइफ में,
तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए एम्प्लॉयर को? बिल्कुल होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसके आगे कुछ फर्दर सेगमेंट्स हैं जिसमें सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक, जिसमें अगर कोई इमोशन जनरेट हो जाता है फिर उसको रेगुलेट कैसे करना है, उसे सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद मोटिवेशन का ये रेजिलियंस का एलिमेंट आता है। फिर उसके बाद आगे चल के सोशल स्किल्स और एम्पैथी वाला ताल्लुक आता है। तो यस, इमोशनली इंटेलिजेंट इसलिए होना चाहिए ताकि वो अपनी सिचुएशंस या अपने स्ट्रेसेस को या अपने इमोशंस को से अवेयर हो सके और फिर ये सोच सके कि अब मैंने इसको रेगुलेट कैसे करना है और अपने इर्द गिर्द रहने वालों के साथ भी उसने कैसे डील करना है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। मेरे अपने साथ कैसे ताल्लुकात हैं, इंट्रापर्सनल स्किल्स, और मेरे लोगों के साथ डील करने के तरीके क्या हैं जिसे इंटरपर्सनल स्किल्स कहा जाता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा अब तो इससे भी बढ़ के कुछ 2 और कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे सोशल इंटेलिजेंस कहा जाता है और कल्चरल इंटेलिजेंस कहा जाता है, क्योंकि अब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। तो उस ग्लोबल विलेज में बहुत सारी डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग इकट्ठे काम करते हैं। इवन विद इन पाकिस्तान भी अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस में, तो कोई डिफरेंट प्रोविंसेस से अगर लोग आके काम कर रहे हैं तो वो कल्चरल डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो कल्चरल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में काम हो रहा है और जिनमें नहीं हो रहा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि आपका जैसे मेजर साइकोलॉजी रहा है, पंजाब गवर्नमेंट मरियम नवाज़ ऑटिज़म सेंटर एक बना रही है और बड़े ज़ोरों शोर से उस पर काम भी हो रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा उस पर मीटिंग्स भी शेयर कर रही हैं। मुझे बताइएगा ये ऑटिज़म होता क्या है और मुआशरे में ऐसे ऑटिज़म सेंटर्स बनाने की क्यों ज़रूरत है? जो ऑटिज़म है वो बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसके अंदर कोई भी बच्चा जो ऑटिज़म से सफ़र कर रहा है या वो किसी भी एक बात को या किसी वर्ड को पकड़ के उसे रिपीटेडली प्रैक्टिस करेगा। अच्छा, सही। नंबर 2 उसका सिम्टम ये होता है कि कोई भी जो लाइट है, कोई टेक्सचर है, उससे वो डिस्टर्बेंस फील करता है। अच्छा, सही। नंबर 3 ये कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम, वो उससे अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी होती है, उसे कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टी होती है और वो लोगों की और अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सही। तो ऑटिज़म यस एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो ऑटिज़म सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 3.5-4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो ऑटिज़म का शिकार हैं। अच्छा। और ये वो फिगर है जो जिसमें वो तमाम बच्चे या लोग शामिल नहीं हैं सर्वे के दौरान जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। तो जितने बच्चों का उन्होंने सर्वे किया उसके मुताबिक उनकी फिगर है 3.5 से 4 लाख की। और अगर हम फैक्टर है, ये एक अलार्मिंग फैक्टर है। और अगर साउथ एशिया की बात की जाए तो हर 1000 इंडिविजुअल्स में से 6 ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऑटिज्म का शिकार हैं। सही। मसला ये है कि ऑटिज्म एक वो बीमारी है जिसके माइल्ड, मीडियम और सवियर कैटेगरीज मौजूद हैं। ठीक। जो माइल्ड लेवल की जो बच्चे ऑटिज्म के माइल्ड लेवल से सफ़र कर रहे हैं उनका आम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो ऑटिज्म से सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि वो इतनी बारीकी में कोई साइकोलॉजिस्ट ही या एक एक्सपर्ट आंख अंडरस्टैंड कर सकती है क्योंकि उसके पास वो नॉलेज मौजूद है। यानी कि वालिदैन को भी अंदाज़ा नहीं होता। बहुत सारे वालिदैन जो हैं चूंकि उन्होंने कभी ये बात पढ़ी ही नहीं है और उनको कभी ये सिम्टम्स नहीं पता होते, तो इसलिए वो इस चीज़ को निगलेक्ट हो जाता है उनसे, उनके नॉलेज में कभी भी नहीं आएगा। और हो सकता है कि बहुत सारे हमारे भी इर्द गिर्द रहने वाले लोग ऐसे मौजूद हों जिनके घरों में कुछ बच्चे हों जो ऑटिज्म का शिकार हों, लेकिन वो इतनी माइनर या माइन्यूट लेवल के ऊपर वो सफ़र कर रहे होते हैं कि आम आंख उसे नहीं देख सकती। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने वो एक ऑटिज्म सेंटर बना रही हैं, वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि पाकिस्तान में ऑटिज्म से रिलेटेड डील करने वाले साइकोलॉजिस्ट भी कम हैं और वहाँ पे सेंटर तो कोई एक प्रॉपर जो सेंटर होता है वो मौजूद ही नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत सारे बच्चों का भला होगा
और ये मेरा ख्याल है कि बेटरमेंट की तरफ ये बात जाएगी, यानी कि सोसाइटी बेटरमेंट की तरफ जाएगी। डॉक्टर साहब, हमने मुख्तलिफ सिनेरियोज़ की बात की, मुझे नशिस्त के आखिर में बताइएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय बोर्डम का शिकार हो जाते हैं, इसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं ताकि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो? देखें, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बोर्डम का हमें पहले कॉज देखने की ज़रूरत है, और मैंने जो यूजुअली बोर्डम की कॉज देखी है वो लोनलीनेस देखी है। अच्छा, एक बड़ी वजह मैंने लोनलीनेस को देखा है। दूसरी जो मैंने बड़ी वजह इसे मैंने देखा है वो ये कि उसे अपने काम में इंटरेस्ट नहीं रहता, जिसकी वजह से वो काम के ऊपर ध्यान नहीं देता या फोकस नहीं हो पाता उससे, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली वो ये फील करता है कि वो बोर्डम की तरफ जा रहा है। अब देखें, किसी भी इंसान को बोर्डम होगी क्यों? वो तब होगी जब उसके सोशल इंटरेक्शंस नहीं होंगे, या उसका पेयर ग्रुप उसके साथ नहीं खड़ा होगा, या उसे सपोर्ट करने वाले लोग नहीं होंगे, जिसकी वजह से उसने अपने आप को अपने तक ही, अपनी ज़ात तक ही महदूद कर लिया होगा, तो इसलिए वो बोर्डम का शिकार होगा। बोर्डम को दूर करने के लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हमें इंसानी रिश्तों को बढ़ाना चाहिए, हमें इंसानी ताल्लुकात को, इंटरेक्शंस को इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि सोशलाइजेशन ज़्यादा। बिल्कुल। और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के, मेरे पास वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पे लोगों के साथ जाके गपशप लगा सकूँ, बातचीत कर सकूँ, उनके साथ आधा घंटा बैठ सकूँ, तो कम से कम हम ब्रेक टाइम में उनके साथ 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ तो गुजार सकते हैं। हम इवन ऑफ टाइम भी 15 मिनट या 10 मिनट की कोई ऐसी गुफ्तगू रख सकते हैं जिसके अंदर हम किसी जगह पे बैठ के कोई भी बात कर सकते हो। तो सबसे बड़ा जो इसके अंदर फैक्टर रोल प्ले करेगा पॉजिटिवली, वो हमारा इंटरेक्शन है विद डिफरेंट पीपल। हमें कहीं पे भी अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए, हमें कहीं पे भी अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। ये नॉर्मल रूटीन में भी मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई भी साइकोलॉजिकल अगर बीमारी से मैं सफ़र करूं उसमें भी मैं ये बात बता रहा हूं। जी नाज़रीन, आज की नशिस्त में हमने डिफरेंट सिनेरियोज डॉक्टर अहमद बिलाल से डिस्कस किए। आइंदा आने वाली नशिस्त में भी इंसाइट्स आपको देंगे। प्रोग्राम प्रोड्यूसर गुलाम हैदर के साथ कासिम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।